हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया था। प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, और प्रदूषक क्या होता है, ठीक है। प्रदूषक के कारण ही प्रदूषण होता है, ठीक है। अवांछित एवं हानिकारक पदार्थ, फिर हमने माध्यम के आधार पर डिस्कस किया था और उसके बाद अवस्था के आधार पर डिस्कस किया था, ठीक है। तब हमने जो डिस्कस किया था, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब प्राथमिक प्रदूषक से प्राथमिक प्रदूषण होगा और द्वितीयक प्रदूषक से द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है? जिनका हमें या फिर जिनको हम स्रोतों से पहचान सकते हैं और जिनका हमें पता चल सकता है कि कौन से स्रोत से यह प्रदूषण हो रहा है। और द्वितीयक प्रदूषण में क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, या फिर सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके द्वितीयक प्रदूषक का जो उत्पाद है वो बनेगा, ठीक है। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक से ज़्यादा हानिकारक होता है। अब द्वितीयक प्रदूषक के कुछ उदाहरण थे, जैसे स्मॉग, ओजोन। अब स्मॉग को हमने डिस्कस किया था। उसमें दो प्रकार थे, जैसे कि रासायनिक स्मॉग और कोयला प्रेरित स्मॉग, ठीक, इतना क्लियर है। अब उसके बाद जो कोयला प्रेरित स्मॉग है, ठीक है, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कहाँ से ये उत्पन्न होता है, जैसे कि जहाँ पे कोयला का दहन होता है, और रासायनिक स्मॉग कैसे उत्पन्न होता है। फिर हमने लंदन स्मॉग और लॉस एंजल्स स्मॉग को भी हमने क्या है डिस्कस कर लिया था। अब लंदन स्मॉग के कारण कौन सी बीमारी हुई? लॉस एंजल्स स्मॉग जो यूएसए में था उसके कारण क्या बीमारी हुई वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रदूषकों के प्रभाव। यहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एंड वी विल ट्राई टू फिनिश पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण, यानी कि साउंड पॉल्यूशन इन दिस लेक्चर, ओके। विभिन्न प्रदूषकों के प्रभाव। अब जो प्रदूषक है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषक है उनसे क्या प्रभाव होते हैं, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं एटमॉस्फेयर पर, और जीव उनकी लाइफ को किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं, पर्यावरण और जीव, ठीक है, उसके लाइफ को क्या है किस तरह से प्रभावित करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सबसे हानिकारक है, मोस्ट डेंजरियस हानिकारक गैसीय प्रदूषकों में से एक है। जो सल्फर ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर में से सल्फर डाइऑक्साइड सबसे हानिकारक गैसीय प्रदूषक है। वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होता है। जो हम जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं उसके कारण वायुमंडल में सल्फर का अधिकांश भाग, और सल्फर में किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण वायुमंडल में आता है। कोयला और पेट्रोलियम, जिनमें सल्फर की मात्रा द्रव्यमान के आधार पर
0.3 से 3% तक होती है। जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि सल्फर हवा में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। जैसे कि सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के क्या है, SO2 बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के स्रोत, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कहां से उत्सर्जित होता है। वट एवर आई एम टीचिंग, जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसमें से पूछने के मैक्सिमम चांसेस है। मैं प्रीवियस ईयर के 2019 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद ये सिलेबस, ये नोट्स तैयार किए मैंने। ठीक है, इसमें विद्युत ईंधन दहन का जो है 62% क्या होता है, योगदान होता है सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन में। और दूसरे नंबर पर क्या है, अन्य ईंधन दहन 17%, विनिर्माण यानी कि उद्योग में 7%। पाई चार्ट में भी आप देख सकते हो, जब क्विक रिवीजन करते हो आप क्या है, पाई चार्ट में भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो। और मैक्सिमम पूछने के चांस होते हैं कि किस में सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें जो बेसिक चीजें हैं सबसे अधिक या फिर सबसे कम। जैसे कि किसी जीव की प्रजाति अगर वो संकट में विलुप्त हो रही है तो सबसे कम मात्रा में वो चीजें पूछी जाती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमें क्या है, उसका संरक्षण करना, उसकी मात्रा बढ़ानी, और इसकी मात्रा क्या करनी होती है, जैसे ये विद्युत ईंधन दहन, इसकी मात्रा कम करनी है ताकि क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में। परिवहन 7%, परिवहन से जो उत्सर्जित होता है SO2 उसका परसेंटेज कितना है, 7%, और विविध स्रोत 7%। आई होप दिस इज क्लियर। अतिरिक्त जानकारी है इसमें, मानव गतिविधियों के अलावा, जैसे कि प्रदूषण मैंने कहा था कि प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों से होते हैं प्रदूषण जो होता है। ठीक है, अब मानव गतिविधियों के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी वातावरण में SO2 के योगदान में सहायक होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब मैंने ये डिस्कस कर दिया था लंदन स्मोक। लंदन स्मोक कब होता है, शीत ऋतु में, और रिडक्शन अभिक्रिया यानी कि घटने वाला स्मोक होता है। ठीक है, कोयले के दहन से होता है। और लॉस एंजल्स स्मोक किस में होता है, ग्रीष्म ऋतु में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण वाला स्मोक होता है। सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर श्वसन तंत्र, वनस्पति, पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। और ये चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि इससे क्या बीमारियां होती है या इसके क्या विकार है वनस्पति और मानव जीवन पर। तो ये पूछा जा सकता है कि सल्फर ऑक्साइड के। अब यहां से सल्फर ऑक्साइड की मैं एक बात बोलूं, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर जब वातावरण में अभिक्रिया करता है तो वो H2SO4 भी बनाता है। अब जब मैं एसिड रेन की बात करूंगा ना, जिसका योगदान किसमें होता है, अम्लीय वर्षा में, जब मैं एसिड रेन की बात करूंगा तो वहां पे ये क्या है, डिटेल में विद इक्वेशन क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। औद्योगिक प्रक्रिया मुख्य रूप से लौहों और इस्पात, कागज तथा पेट्रोलियम उद्योग
वायुमंडल में CO का लगभग 9.6% योगदान क्या है देते हैं CO के उत्सर्जन में। कौन? लौह, इस्पात, कागज और पेट्रोलियम उद्योग। किसके उत्सर्जन में देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये जो मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है अलग अलग प्रदूषकों का, अगर आप एक नज़र में देख लोगे वीडियो को या फिर नोट्स को, तो एटलीस्ट अगर वहाँ पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे आते ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपके 99.9% चांस हो जाते हैं कि आप सही करके आओगे। अगर आप देखोगे नहीं तो वहाँ पे चांस फिर कम रह जाते हैं। सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुक्के से क्या है गलत भी हो सकता है। 50-50 रहता है, प्रोबेबिलिटी काम करती है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, अब सांद्रता क्या होगी? उच्च सांद्रता क्या होगी? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और अन्य गैस की मात्रा कम होगी, उसे क्या बोलेंगे? उच्च सांद्रता, ठीक है। उच्च सांद्रता में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण घुटन, बेहोशी या कई घंटों के बाद मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन में घुलती है और उसके बाद क्या करता है? घुटन, बेहोशी और कई घंटों के बाद मृत्यु भी हो सकती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और जिसके कारण मृत्यु तक हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं धूम्रपान करने की आदी है, जिनको आदत है धूम्रपान करने की, स्पेशली कौन? गर्भवती महिलाएं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे धूम्रपान ना करें, क्योंकि बढ़ा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर समय पूर्व प्रसव यानी कि अवधि से पहले जन्म दे देना बच्चे का, स्वतः गर्भपात या विकृत शिशुओं का कारण बन सकता है। ये क्या इसके दुष्प्रभाव है? किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसीलिए गर्भवती महिलाएं स्पेशली उन्हें क्या है? धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान तो ऐसे तो धूम्रपान क्या है? किसी को नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए क्या है? डेंजरस है, इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के हानिकारक प्रभावों के कारण ठंडी सर्दी की रात में बंद कमरे में अंदर जलती हुई कोयले की आग के साथ सोना खतरनाक है। पहाड़ों में आपने न्यूज़ देखी होगी, क्योंकि कभी कभी न्यूज़ आती है कि कमरे में क्या है? अंगीठी जल रही थी और उसमें क्या है? घुटन के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने 6-7 साल पहले क्या ये न्यूज़ सुनी थी इस तरीके की। तो क्या कर होता है इसमें कि अगर हम जलते हुए कोयले की आग कमरे में होती है तो वो क्या है? ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में कोयला जलता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अगर अपर्याप्त मात्रा है तो तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अगर पर्याप्त मात्रा है, लेकिन अगर अपर्याप्त मात्रा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में कोयला जलता है तो बहुत अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो विषाक्तता का कारण बन सकता है और मृत्यु तक ले जा सकता है, यानी कि इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का पौधों पर प्रभाव। पौधों पर
कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर पौधा पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। क्या होता है? हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। यह बैक्टीरिया की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता को बाधित करता है। पौधों के जड़ों में, स्पेशली दलहनी फसलों में की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर अगर अधिक होगा, क्या करेगा वो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को बाधित करेगा। और वायुमंडल में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वहां पे क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता को बाधित करेगा। यह पत्तियों का गिरना, पत्तियों का मुड़ना, पौधों का आकार कम होना तथा पौधों का समय से पहले बूढ़ा होने का कारण बन सकता है। यू कैन सी क्लियरली इन दिस डायग्राम। जो मैंने यहां पे बताया वो आप क्या है, इस चित्र आकृति के माध्यम से समझ सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करूंगा तो ये भी वायुमंडल में क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल, और जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। अब अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या क्या होता है? अभी हमने बोला ऑक्साइड ऑफ सल्फर से H2SO4 बनता है, और क्या दूसरा क्या? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से क्या बनता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों के दोनों अम्ल क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे हम, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यह आंखों और नाक में असुविधा तथा फेफड़ों में जलन उत्पन्न करता है। क्या करता है? आंखों और नाक में असुविधा और फेफड़ों में क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वायुमंडल में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड वायुमंडल में पाए जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? नाइट्रस ऑक्साइड N2O मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे कि हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? राइजोबियम। और यह अप्रदूषित वायु का एक घटक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसी गैस है? रंगीन और गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक लाल भूरा गैस है। कैसा कलर है इसका? रंग कैसा इसका? लाल भूरा गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी दुर्गंध क्या करती है? घुटन पैदा करने वाली होती है। कैसी होती है? घुटन पैदा करती है या फिर घुटन पैदा करने वाली दुर्गंध होती है। ये दोनों NO और NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु के महत्वपूर्ण प्रदूषक है। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में से कौन से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? वायु के महत्वपूर्ण प्रदूषक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट लाइन। यातायात और भीड़भाड़ वाले स्थानों में दिखाई देने वाला उत्तेजक लाल धुंध यानी कि रेड हेज नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। यातायात और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दिखाई देने वाला उत्तेजक लाल धुंध, लाल धुआं जो होगा,
वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अगर कहीं पे लाल धुआं यातायात या भीड़ भाड़ वाली स्थानों पे दिखाई देगा तो इसका मतलब किसके कारण हुआ है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण हुआ है। डीजल इंजन NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जो डीजल इंजन है क्या उत्पन्न करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो ईंधन के उच्च तापमान पर दहन के कारण बनते हैं। जब ईंधन उच्च तापमान पर जलाया जाएगा, यानी कि ईंधन का जब उच्च तापमान पर दहन कराया जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में उच्च तापमान पर काम करते हैं। जो डीजल इंजन है वो पेट्रोल इंजन की तुलना में हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं या फिर वर्क करते हैं, ठीक है, उच्च तापमान पर काम करते हैं। इसीलिए ये स्थितियों NOx गैसों के उत्पादन को बढ़ावा देती है। ये जो स्थितियां हैं किसके उत्पादन पे बढ़ावा देती है? NO ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गैसों के उत्पादन को बढ़ावा देती है। आई होप दिस इज क्लियर। जो डीजल इंजन है वो पेट्रोल इंजन की तुलना में उच्च तापमान पर कार्य करते हैं, और जो डीजल इंजन है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 का उत्पादन करते हैं, ठीक है। किसका उत्पादन करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। इसमें दुष्प्रभाव भी मैंने डिस्कस कर दिए, जैसे घुटन। क्या करता है घुटन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या करता है? घुटन करता है। और ये जो नाक और आंखों में असुविधा है ना, ये सारे के सारे क्या थे? इसके दुष्प्रभाव। और फेफड़ों में जलन, फेफड़ों में जलन, ये सारे क्या है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के से जो प्रदूषण हो रहा है उसके क्या है? दुष्प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यदि संपर्क का समय कम हो, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हमारे संपर्क में कम समय के लिए, तो यह गंध की अनुभूति में थकान का कारण बनता है। अगर ये कम समय तक हमारे कांटेक्ट में, हमारे संपर्क में है, तो ये जो गंध है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ये मात्र थकान का कारण बनती है। यदि संपर्क का समय अधिक हो, अगर हम इसके संपर्क में ज़्यादा देर तक है, मतलब हम उस स्थान पर ज़्यादा देर तक है जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो यह मृत्यु तक का कारण बन सकता है। इट मीन्स इट इज डेंजरियस फॉर आवर हेल्थ और आवर लाइफ, वी कैन से। चलो चलते आगे। ओजोन, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बनेगा O3, ओजोन। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ओजोन गैस सामान्यतः कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल पे। और मैंने वहां पे डिस्कस किया था डिटेल में कि सबसे हानिकारक किरण है, विकिरण है, यानी कि पैराबैंगनी किरण, विकिरण, उसका क्या करती है? उसको अवशोषित करती है, ठीक है, उसका अवशोषण करती है, ठीक है। और सबसे हानिकारक कौन सी है? अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट ए
कुछ मात्रा में क्या है पृथ्वी पे आती है, अल्ट्रावायलेट भी आती है, बट अल्ट्रावायलेट भी बहुत कम मात्रा में आती है। और अल्ट्रावायलेट सी का पूर्ण रूप से अवशोषण या फिर अल्ट्रावायलेट सी को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है। और मैंने उसके दुष्प्रभाव भी डिस्कस किए थे। यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। वायु प्रदूषण के प्रभाव आप क्या है उस लेक्चर को देख सकते हो। वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब वायु प्रदूषण क्या करता है, मोस्टली हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हम जो ऑक्सीजन सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे फेफड़ों में जाते हैं ऑक्सीजन, और फेफड़ों में वायु कूपिका के माध्यम से हमारे रक्त में चली जाती है। कैसे, विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा। अब रक्त में किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बंध करके हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है। और जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापसी हमारे फेफड़ों तक आता है, जैसे रक्त आता है, ठीक है। उसके बाद हम उसे निष्कासित करते हैं सीसा यानी कि लेड। शीशे का मुख्य स्रोत ऑटोमोबाइल और बैटरियां है। क्या है, ऑटोमोबाइल और बैटरियां है। यह यकृत जो भारी तत्व है, स्पेशली क्या करेगा ये डैमेज, यकृत या फिर गुर्दा, किडनी को, ठीक है, लीवर और किडनी को डैमेज करेगा, ठीक है। लीवर और गुर्दे को क्षति पहुंचाता है तथा बच्चों में मानसिक विकास को बाधित करता है। क्या करता है, मानसिक विकास को बाधित करता है। कीटनाशक ये मानव के लिए हानिकारक होते हैं। अब कीटनाशक हम फसल में इसका क्या है प्रयोग करते हैं, और ये क्या है मानव के लिए हानिकारक होते हैं। और ये क्या करते हैं, दूसरा जैव आवर्धन, मैंने एक टर्म बोला था बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, और ये प्रीवियस ईयर पेपर में PYP में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्या है, कीटनाशक का एग्जाम्पल है। क्या है, कीटनाशक का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे जो प्रदूषक है उसका बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वायु प्रदूषक की बात कर रहे हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का एक प्राकृतिक और आवश्यक घटक है। कैसा है, प्राकृतिक और आवश्यक घटक है। यह मनुष्य और जानवरों द्वारा श्वसन के माध्यम से छोड़ी जाती है, जिससे यह सभी पौधों और जानवरों के जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आमतौर पर CO2 को प्रदूषक नहीं माना जाता है और यह अम्लीय वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है। महत्वपूर्ण योगदान अम्लीय वर्षा में क्या देती है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनाता क्या है, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। CO2 के स्रोत, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला है श्वसन। श्वसन के माध्यम से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जैसे कि मैंने अभी तक बताया था। श्वसन के माध्यम से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। दूसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधनों और कार्बन युक्त यौगिकों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड
क्या होता है, उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, हम बात करेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखीय गतिविधि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। यानी कि यहां पे क्या बताया गया है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राकृतिक और मानव गतिविधियों के द्वारा क्या है, उत्पन्न है। और ये तो श्वसन ही है, ये तो जीवन की प्रमुख बोल सकते हैं, जीवन की अत्यधिक आवश्यक इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कणिक के पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर। कणिक के पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजर होता है। इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली आवर लंग्स। कणिक के पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म ठोस कणों और तरल बूंदों का जटिल मिश्रण होता है। कैसा होता है, सूक्ष्म ठोस कणों और तरल बूंदों का जटिल मिश्रण होता है। इसमें विभिन्न घटक जैसे क्या क्या होता है, इसमें अम्ल, नाइट्रेट और सल्फेट के, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक रसायन, धातुएं, मिट्टी, धूल के कण शामिल होते हैं। कुछ कणिक के पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों जैसे वर्षा, हिमपात, कोरा, ओस, बाल तथा धुंध से उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार के कणिक के पदार्थ मानव गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, जैसे धुआं, कालिख, धुएं का उत्पादन। ओके, कणों की सतहों में प्रवेश करने की क्षमता उनके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कणों की सतह में प्रवेश करने की क्षमता उनके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। छोटे कण सतहों में अधिक आसानी से प्रवेश करते हैं और बड़े कण क्या है, आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, नीचे बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण, एयर पोल्यूशन कंट्रोल। कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड का नियंत्रण, कुछ परिवहन गतिविधियां, गैसोलीन ईंधित आंतरिक दहन इंजन, आईसी इंजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। यानी कि कुछ परिवहन गतिविधियां और गैसोलीन से चलने वाले ईंधन का जो आंतरिक दहन इंजन है, उसके कारण क्या है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड क्या है, उत्पन्न होता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अब इसीलिए ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जैसे कि इंजन का नियमित रखरखाव और ट्यूनिंग। इंजन का नियमित रखरखाव और ट्यूनिंग, ठीक है। जितना अच्छा इंजन होगा उतने कम क्या है, CO उत्पन्न करेगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग, कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कम प्रदूषणकारी ईंधनों जैसे CNG, LPG का उपयोग क्या करते हैं, हम कौन से ईंधन को अपनाते हैं, CNG और LPG। वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच, क्या करेंगे हम, वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच करेंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर दिया था, ये स्लाइड दोबारा यहाँ पे इसमें ऐड हो गई है,
ठीक है। अब इसमें क्या है बताया गया है कि कैसे कंट्रोल करेंगे वायु प्रदूषण को। आंतरिक दहन इंजनों में संशोधन करके ईंधन दहन के दौरान बनने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। कैसे? आंतरिक दहन इंजनों में संशोधन करके ईंधन दहन के दौरान बनने वाले प्रदूषकों की मात्रा को कम किया जा सकता है। अगर इंजन का संशोधन इस प्रकार से कर दिया जाए कि जो ईंधन दहन के दौरान जो प्रदूषण बन रहा है वो क्या है, कम हो जाए। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है निकास तंत्र में रिएक्टर विकसित किए जाएं जो दहन प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। क्या कर सके? जैसे अपूर्ण दहन के कारण क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे रिएक्टर विकसित किए जाए। ठीक है, अब है सीएनजी एलपीजी, गैसोलीन के स्थान पर विकल्प ईंधनों का विकास किया जाए। गैसोलीन की जगह हम क्या है, दूसरे विकल्प ईंधनों का क्या कर दें, विकास कर दें। ठीक है, जिससे दहन पर प्रदूषकों की कम मात्रा उत्पन्न हो। जिससे क्या, दहन करने से जो प्रदूषक है, जो हमारे वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उसकी मात्रा को कैसी हो, कम उत्पन्न हो। ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के जैसे कि सीएनजी और एलपीजी का उपयोग किया जाए। ठीक है, किया जाए। थोड़ा सा इसमें रहती लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अब है हाइड्रोकार्बन का नियंत्रण, कि हाइड्रोकार्बन को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब यहां पर जैसे दिया है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रदूषक है। अब हमने कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज किया, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और जल में बदलेगा और नाइट्रोजन गैस में बदलेगा, इन सबको। दैट्स द एडवांटेज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। और किस में लगा होता है, व्हीकल में लगा होता है, क्या, कैटालिटिक कन्वर्टर। हाइड्रोकार्बन, पान, ओजोन आदि जैसे द्वितीयक दीर्घकालिक प्रदूषकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, पान और ओजोन। हाइड्रोकार्बन के नियंत्रण के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जा सकती है, जैसे दहन, अवशोषण, या जलाया जाए या फिर अवशोषित किया जाए, या फिर शोषण किया जाए, या फिर संघनन तथा प्रतिस्थापन विकल्प का उपयोग किया जाए। इन प्रक्रियाओं के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बनिक कण जो भूमि या जल में बैठ जाते हैं, अथवा जल में घुलनशील उत्पाद जैसे अम्ल तथा एल्डिहाइड जो वर्षा द्वारा हटाए जाते हैं। ये क्या है, इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा क्या है, उत्पाद जो बनते हैं। ठीक है, या तो वो जल में घुलनशील उत्पाद होते हैं, या फिर वो भूमि पे बैठ जाएंगे। ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जो जल में घुलनशील है जैसे कि अम्ल तथा एल्डिहाइड क्या है, जब बारिश होगी तो हटाए जा सकते हैं। ऑटोमोबाइलों से हाइड्रोकार्बनों का उत्सर्जन कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑटोमोबाइल से हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन में अगर कैटालिटिक कन्वर्टर हुआ तो आपका करेक्ट आंसर होगा कैटालिटिक कन्वर्टर। और हाइड्रोकार्बन के नियंत्रण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, दहन, अवशोषण, शोषण, संघनन, प्रतिस्थापन, संघनन तथा प्रतिस्थापन। तो वहां पे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि हाइड्रोकार्बन के नियंत्रण की कौन सी विधि निम्न में से नहीं है। एक कौन सी दे देगा जो कि हाइड्रोकार्बन के नियंत्रण की विधि नहीं है, और 3 इनमें से उठा क्वेश्चन में उठा करके दे देगा, क्वेश्चन में क्या है, दे देगा। चलते आगे।
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का नियंत्रण, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मुख्य रूप से वाहनों के निकास तथा विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है। कहां से होता है? वाहनों के निकास यानी कि उत्सर्जन जो होता है, और विद्युत संयंत्रों से क्या है? उत्पन्न होता है। इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पुनःचक्रित धुआं गैसों, या तो पुनःचक्रण किया जाए इसका, जल या भाप इंजेक्ट करके ज्वाला का तापमान कम करने से NOx का निर्माण घटाया जा सकता है, या फिर जल या भाप को इंजेक्ट किया जाए, ठीक है, जहां से इसका क्या है? निष्कासन हो रहा है, तो भी इसको क्या है? हटाया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। कैटेलिटिक अपघटन द्वारा NOx को यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हटाया जा सकता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर का नियंत्रण, ऑक्साइड ऑफ सल्फर का नियंत्रण हम किस तरीके से करेंगे? ऑक्साइड ऑफ सल्फर का प्रदूषण को निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग करना। सबसे उपयुक्त कौन सा होता है हमेशा? कि हम उन चीजों का प्रयोग ही ना करें जो प्रदूषण को उत्पन्न कर रहा है। अब अगर विकास करना है तो क्या है? हमें ईंधन का तो प्रयोग करना ही है। और फिर दूसरा आता है कि हम जहां से वो प्रदूषण हो रहा है, यानी कि उत्सर्जन हो रहा है उस प्रदूषित गैस का, वहां पे हम कुछ ऐसा डिवाइस फिक्स कर दें कि उसको कम कर दें या फिर खत्म कर दें, ठीक। दूसरा है दहन से पहले ईंधन से सल्फर को हटाना। अब देखो, दहन होने से पहले क्या है? ईंधन से सल्फर को हटा दें, तो ये और भी ज्यादा उपयुक्त है। फिर है प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं। कणों यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स का नियंत्रण कैसे करें हम? पार्टिकुलेट मैटर्स का नियंत्रण गैसीय धारा में उपस्थित कणों को निम्नलिखित उपकरणों द्वारा हटाया जा सकता है। गैसीय धारा में ठीक है, जो गैस है उसकी धारा में उपस्थित कणों को निम्नलिखित उपकरणों द्वारा हटाया जा सकता है। पार्टिकुलेट मैटर एक्चुअली क्या है? जो उद्योग की चिमनी है उसके गैस के साथ भी क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तो जो वो गैस की धारा है उसमें उपस्थित कणों को निम्नलिखित उपकरण, यानी कि ये क्या है? सारे के सारे उपकरण हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि साइक्लोन विभाजक, पहला क्या है? साइक्लोन विभाजक। दूसरा है बैग फिल्टर यानी कि कपड़ा फिल्टर। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और चौथा है बेट स्क्रेबर। और पांचवा है फैब्रिक फिल्टर अथवा जल पर्दा यानी कि वाटर कर्टन, ठीक है, वाटर कर्टन। इसके द्वारा क्या है? पार्टिकुलेट मैटर्स यानी कि कणों को हटाया जाता है, पार्टिकुलेट्स को हटाया जाता है, यानी कि नियंत्रण किया जाता है। चलते हैं आगे। ध्वनि प्रदूषण। हम कहाँ आ गए हैं? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कारखानों और उद्योगों से होने वाली ध्वनि से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। संगीत वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ठीक है,
वाद्य यंत्रों। ध्वनि प्रदूषण में प्रमुख योगदान करता, ध्वनि प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता कौन है, वो हम क्या है डिस्कस करेंगे। मानव गतिविधियां ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। कौन सी? मानव गतिविधियां क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। आधुनिक घरों में, विशेषकर विकसित राष्ट्रों तथा विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों और पावर गैजेट्स के बढ़ते उपयोग से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। किससे होती है? स्पेशली विकसित नेशंस जो है, विकसित राष्ट्र है, राष्ट्र जो है, तथा विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों और पावर गैजेट्स के बढ़ते उपयोग के कारण क्या हो रही है? ध्वनि प्रदूषण हो रही है, यानी कि साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। मानव निर्मित ध्वनि स्रोतों का वर्गीकरण, जो मानव के द्वारा उत्पन्न हो रही है या फिर मानव के द्वारा जो उपकरण बनाए गए उसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसका क्या है? वर्गीकरण है। मानव निर्मित ध्वनि को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। पहला है यातायात ध्वनि। यातायात वाहन, जो यातायात के जो साधन हैं, जैसे कि एयरवेज और रोडवेज, अब इनके इंजनों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, तथा अब जैसे व्हीकल है, इनके हॉर्न से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ठीक है, ये किस में आएगी? यातायात ध्वनि में आएगी। किस में आएगी? यातायात ध्वनि में आएगी। फिर दूसरा है इसमें बताया गया है, यह ध्वनि ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से उत्पन्न होती है। इसमें वाहन इंजनों, हॉर्न, सायरन और एग्जॉस्ट सिस्टम से होने वाली ध्वनि शामिल है, जिससे यह ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक बनती है। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक ध्वनि, इंडस्ट्रियल साउंड। यह औद्योगिक गतिविधियों का उत्पाद है। क्या है? उप उत्पाद है, सब प्रोडक्ट है, यानी कि बाय प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? औद्योगिक गतिविधि का उप उत्पाद होती है, बाय प्रोडक्ट होती है। मशीनों तथा प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण विनिर्माण, मशीनों और प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण विनिर्माण, कपड़ा तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन जैसे उद्योगों में उच्च तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। स्रोत शामिल है, जिसमें से कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण ध्वनि उत्पन्न होने के लिए, जैसे मोटर, जनरेटर आदि। औद्योगिक मशीनें, हैमर, पंचिंग उपकरण, फ्लूइड मोशन यूनिट्स, कंप्रेसर। फिर अपर्याप्त रूप से रखे गए यांत्रिक हिस्से, जैसे कि गियर, शाफ्ट, बेयरिंग आदि। ये सारे के सारे क्या है? औद्योगिक ध्वनि के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए है? इंडस्ट्रियल साउंड पॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि औद्योगिक ध्वनि के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। पड़ोस सामुदायिक ध्वनि।
इस श्रेणी में घरेलू उपकरणों और सामुदायिक गतिविधियों से होने वाली ध्वनि व्यवधान शामिल है। इस श्रेणी में घरेलू उपकरणों और सामुदायिक गतिविधियों से होने वाली ध्वनि व्यवधान शामिल है। सामान्य स्रोत शामिल है संगीत वाद्य यंत्र, पड़ोस और सामुदायिक ध्वनि में संगीत वाद्य यंत्र, टेलीविजन, वीसीआर और रेडियो, वॉशिंग मशीनें, टेलीफोन, पंखे, कूलर और मिक्सर एंड लाउड स्पीकर। भारत में जहां धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव अक्सर होते रहते हैं, ऐसी गतिविधियों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। कार्यक्रमों, विवाह और जन्मदिन पार्टियों के दौरान लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से दूसरों को परेशानी और असुविधा हो सकती है। क्या हो सकती है? दूसरों को परेशानी और असुविधा हो सकती है। ये तो आप अपने आस पड़ोस में देख सकते, आपने देखा भी होगा लाइव एग्जाम्पल। चलते आगे। यातायात ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत। यातायात ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है। बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की संख्या में वृद्धि, लगातार हॉर्न बजाना, पुराने वाहन तथा खराब सड़कों की स्थिति इसके प्रमुख कारण है। यह ध्वनि मानव स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, जो हम काम करते हैं उस काम को करने की क्षमता में भी क्या है? प्रभाव पड़ता है उससे। नींद और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण है वो हमारे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ध्वनि प्रदूषण यातायात से होने वाला शोर, यानी कि यातायात से होने वाला शोर, तो यहाँ पे बताया गया है कि यातायात से होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है। ये क्या है, थोड़ा हाईलाइट करके बता दिया है। यह सड़क यातायात, रेल यातायात, वायु यातायात से उत्पन्न होता है। अब यहां बताया गया है पहले जो टॉपिक है इसमें, सड़क के यातायात से, यानी कि यातायात में सड़क यातायात से होने वाला शोर। शहरी क्षेत्रों में सड़क यातायात से होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। शहरी क्षेत्र में सड़क यातायात से होने वाला शोर क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। किसी वाहन के विभिन्न भाग शोर उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, जैसे इंजन और ट्रांसमिशन। हमने अभी तक बात की थी ना कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अच्छा इंजन होना चाहिए। ठीक, और एग्जॉस्ट प्रणाली, जहां पे कि कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगता है। ठीक, अगर एग्जॉस्ट प्रणाली कम शोर वाली होगी तो अच्छा है, और वहां पे अगर कैटालिटिक कन्वर्टर है तो फिर वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों के लिए बहुत अच्छा है। फिर है हॉर्न और सायरन। हॉर्न और सायरन, आगे बढ़ते हैं। यातायात के शोर का स्तर वाहन की गति से प्रभावित होता है। वाहन की कितनी गति है उससे क्या है, यातायात शोर का स्तर प्रभावित होता है। उच्च गति होगी तो उच्च शोर होगा। हाई स्पीड इट मीन्स हाई साउंड। उदाहरण के लिए उच्च गति से चलने वाली स्पोर्ट्स कार एक छोटी यात्री कार की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक शोर उत्पन्न कर सकती है। यातायात के शोर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक,
यातायात की घनत्व कि कितना ट्रैफिक है, घनत्व मतलब कितना ट्रैफिक है, पर किलोमीटर में कितने व्हीकल है, ठीक है, यातायात घनत्व। सड़कों का प्रकार और उनकी स्थिति, सड़कें कैसी है, सड़कें खराब है तो कैसे होगा, शोर अधिक होगा। सड़कें अगर एक्सप्रेस वे है तो हाई स्पीड होगी तो शोर अधिक होगा। भारी डीजल इंजन वाले वाहन जैसे ट्रक और बसें, भारी डीजल इंजन वाले वाहन, और डीजल इंजन से क्या है, वायु प्रदूषण भी हो रहा था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पेट्रोल की तुलना में क्या है, ज्यादा प्रदूषण कर रहा था। जो सड़क पर सबसे उच्च स्तर का शोर करते हैं, यानी कि भारी डीजल इंजन वाले वाहन जैसे ट्रक और बस, जो ये क्या है, सड़क पर सबसे उच्च शोर उत्पन्न करते हैं, उच्च स्तर का शोर उत्पन्न करते हैं। रेल यातायात से होने वाला शोर, रेल यातायात से होने वाला शोर, रेल यातायात से उत्पन्न शोर अन्य प्रकार के यातायात शोर की तुलना में आमतौर पर कम गंभीर होता है, यानी कि कम होता है। यह सामान्यतः सड़क यातायात शोर की तुलना में निम्न आवृत्तियों पर होता है। इसके अतिरिक्त कहीं रेल पटरियां ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे उनका समग्र शोर प्रभाव कम हो जाता है। जहां जिस क्षेत्र से, जिस ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र से रेल पटरियां गुजरती है, वहां पे क्या, शोर का स्तर प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ये अन्य रेल यातायात से क्या है, अन्य यातायात की तुलना में क्या, शोर कम उत्पन्न होता है, ठीक है, कम आवृत्ति वाला शोर उत्पन्न करता है। अब जैसे कि ट्रेन के हॉर्न कितने होते हैं, 130 डेसिबल तक पहुंच सकते हैं, जो अनुमत शोर सीमा से अधिक है। जो परमिसिबल यानी कि अनुमत शोर सीमा है, जितनी शोर सीमा हमारे कानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उससे क्या है, रेल के ट्रेन के जो हॉर्न है, यानी कि रेल के जो हॉर्न है वो 130 डेसिबल यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। रेल पटरियां आसपास की संरचनाओं के कारण शोर को बढ़ा सकती है, प्रतिध्वनि प्रभाव आसपास के संरचनाओं के कारण क्या है, शोर बढ़ा सकती है रेल पटरियां, अगर आसपास क्या है, संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहां पे क्या, प्रतिध्वनि प्रभाव होता है। और प्रतिध्वनि प्रभाव लगभग क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। अगर 17 मीटर से कम दूरी है पर स्ट्रक्चर है तो क्या, प्रतिध्वनि नहीं आएगी। तो मिनिमम क्या है, 17 मीटर, 17 पॉइंट समथिंग आ जाता है वो, ठीक है, कैलकुलेट करके। वायु यातायात से होने वाला शोर, वायुयानों से होने वाला शोर सड़क यातायात शोर की तुलना में अधिक विघटनकारी होता है, यानी कि विनाशकारी होता है, या फिर बोल सकते हैं नुकसानदायक होता है। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आसपास बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। जहां पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं वहां पे क्या है, चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इसका शोर बहुत हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। प्रमुख कारण, विमान इंजन का उच्च शोर, जो विमान है इसके इंजन का उच्च शोर, टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ उच्च ध्वनि स्तर, जब टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है यह एरोप्लेन तो क्या है, उच्च स्तर की ध्वनि छोड़ता है, या फिर जेट जो भी है, ठीक है। हवाई अड्डों के आसपास जनसंख्या पर अधिक प्रभाव, क्योंकि हवाई अड्डों के आसपास क्या, जनसंख्या भी अधिक है। ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति, जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। शोर नियंत्रण के लिए हम सभी को जागरूक होकर सहयोग करना चाहिए। ये क्या है,
कंक्लूजन है, यानी कि निष्कर्ष है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, ये भी क्या है, मुख्य समस्या बन गई है आजकल। पढ़ते ही इसे, आज कंप्लीट करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन, जैसा पर्यावरण होगा ऐसा ही हमारा जीवन होगा। स्वच्छ होगा पर्यावरण तो हमारा जीवन स्वच्छ होगा, हम बीमार कम होंगे, हमारी हेल्थ पर अनुकूल प्रभाव होगा, यानी कि अच्छे प्रभाव दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट यानी कि वेस्ट प्रबंधन, ठीक है। अब अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, जिसे अपशिष्ट निपटान भी कहा जाता है, वह गतिविधियों और प्रक्रियाएं समाहित करता है जो अपशिष्ट को उसके उद्गम स्थल से उसके अंतिम निपटान तक संभालने में शामिल होती है। जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन है, ये कैसी गतिविधियां शामिल करता है, कैसी गतिविधियां और प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है जो इसके उद्गम स्थल से उसके अंतिम निपटान तक संभालने में क्या शामिल होती है, ठीक है। अब जैसे कि उद्गम, जहाँ से वो सॉलिड वेस्ट का क्या है उद्गम हुआ, और फिर उसको कहाँ पे उसका निपटारा किया जाएगा, या फिर कहाँ पे उसको लास्ट में डिस्पोजल किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान, साथ ही इसकी निगरानी और विनियामक उपाय शामिल है। इस प्रक्रिया में क्या है, पर अपशिष्ट का संग्रहण, ठीक है, संग्रहित करना, फिर परिवहन, फिर उपचार और फिर इसका निपटान है, और साथ में क्या इसकी निगरानी और भी नियामक है। इकट्ठा करेंगे, फिर परिवहन के द्वारा लेके जाएंगे, फिर इसका उपचार करेंगे जितना पॉसिबल होगा, और फिर इसका निपटान किया जाएगा, फिर इसका कहीं ना कहीं डिस्पोजल, यानी कि कहीं ना कहीं इसे दबाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा। वो विधियां आगे बताएंगे। अपशिष्ट ठोस, द्रव या गैसीय रूपों में मौजूद हो सकता है। अपशिष्ट कैसे हो सकता है, वेस्ट कैसे हो सकता है, या तो ठोस में होगा, या द्रव में, या फिर गैस, किसी भी रूप में मौजूद हो सकता है। प्रत्येक के लिए विशिष्ट निपटान और प्रबंधन विधियों की आवश्यकता होती है। अगर ठोस में है तो उसके लिए अलग विधियां और निपटान और प्रबंधन की विधियां हैं, और ठोस में भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि हॉस्पिटल, उसके लिए अलग है, और जैसे कि नाभिक परमाणुओं से संबंधित है तो उसका अलग है, और द्रव, ठीक है, और गैस का, इनका क्या अलग अलग तरीके से निपटान किया जाता है या फिर प्रबंधन किया जाता है कि अपशिष्ट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और ठोस की अवस्था में भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। द्रव है तो द्रव का कैसे निपटान किया जा सकता है, और कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्या उसमें केमिकल है, और गैस भी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का दायरा सभी प्रकार के अपशिष्ट को शामिल करता है, जिसमें औद्योगिक, जैविक और घरेलू अपशिष्ट शामिल है। अपशिष्ट प्रबंधन का दायरा क्या करता है, सभी प्रकार के अपशिष्ट को शामिल करता है, जिसमें औद्योगिक, जैविक, घरेलू अपशिष्ट शामिल है। अब अगर जैविक है तो उसका प्रबंधन उस तरीके से करेंगे, हो सकता है उसका जैविक खाद के रूप में प्रयोग करें, या फिर उसको उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे क्या है
वो सड़ गल सकें। और जैविक है तो उस हिसाब से उसका क्या प्रबंधन किया जाएगा। औद्योगिक है तो उस हिसाब से रहेगा, औद्योगिक में भी जैविक है अजैविक है तो उस तरीके से रहेगा उसका। कुछ परिस्थितियों में अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जो अपशिष्ट यानी कि वेस्ट है वो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकता है, गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि हम जो खाना जो डिस्पोजल होता है उसको हम खाना खाने के बाद क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि वो क्या है, वन टाइम यूज के लिए बने होते हैं, रीयूजेबल नहीं होते हैं। वन टाइम यूज के लिए बने होते हैं इसीलिए हम उसे क्या है फेंक देते हैं। और दोबारा यूज करने से उसमें क्या है बैक्टीरिया आ सकते जो हमारी क्या है हमारे लिए क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसे डेंजर है और हमारे लिए कैसे घातक सिद्ध हो सकते हैं। मानव गतिविधियों जैसे कच्चे माल का निष्कर्षण प्रसंस्करण अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती है। मानव गतिविधियों जैसे कच्चे माल का निष्कर्षण, कच्चे माल का निष्कर्षण कर रहे हैं हम, और प्रसंस्करण अपशिष्ट उत्पादन में क्या करता है योगदान। जैसे कि हम अगर किससे खनिज खादानों से खनिज लाए उससे हम क्या है लोहा निकालना चाह रहे हैं तो उसका पहले निष्कर्षण करना पड़ेगा, ठीक है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा या प्रसंस्करण करना पड़ेगा आगे, ठीक है, फैक्ट्रियों में, तो उससे क्या अपशिष्ट का उत्पादन होता है। अपशिष्ट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करना है। अब हम उस अपशिष्ट का प्रबंधन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और हमारे आसपास के पर्यावरण पे उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं विभिन्न देशों, विकसित और विकासशील क्षेत्रों, शहरी और ग्रामीण और क्षेत्रों आवासीय और औद्योगिक में भिन्न होती है। अब अपशिष्ट प्रबंधन की प्रथाएं विभिन्न देशों, क्षेत्रों और में कैसे होती है, भिन्न होती है तथा विविध दृष्टिकोण अपनाती है। अलग अलग अपशिष्ट प्रबंधन की प्रथाएं हो सकती है और अलग अलग दृष्टिकोण रहते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण भाग नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर केंद्रित है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर केंद्रित है, जिसमें मुख्यतः घरों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट शामिल होता है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या है, घरों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट शामिल होता है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन कौन करता है? नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ये क्या करते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं। अपशिष्ट को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें नगरपालिका, औद्योगिक, कृषि, चिकित्सा, खनन, सीवेज, स्लज अपशिष्ट शामिल है। अपशिष्ट को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि नगरपालिका, औद्योगिक, कृषि, चिकित्सा, खनन और सीवेज स्लज अपशिष्ट शामिल है उसमें। आपने देखा होगा कि कचरे के लिए जो गाड़ी आती है डोर टू डोर, तो क्या है, उस कचरे को लेके जाते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। पॉलीथीन को अलग करते हैं, जो कांच ग्लास होते हैं उसको अलग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और जैविक कचरे को अलग करती है और फिर उसका उस तरीके से प्रबंधन करते हैं। जो रीयूजेबल है उसका रीयूज होता है,
ठीक है, जो डिस्पोजेबल है उसका डिस्पोजल होता है। अब देखो नगर पालिका अपशिष्ट ये दिखाया गया है, उदाहरण घरेलू कचरा, प्लास्टिक, कागज, भोजन अवशेष आदि। अब फिर है औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग दिखाया गया है, उदाहरण फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, रसायन, धातु अवशेष आदि। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिर है कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष जैसे कि पराल होता है, कृषि रसायन के अवशेष, पशुमल आदि। अब पराल को क्या है, जब किसान जलाते हैं तो उससे क्या है, अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है, ये मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में। फिर है चिकित्सा अपशिष्ट, अस्पतालों से निकलने वाला कचरा, दवाइयाँ, सिरिंज आदि। फिर है खनन अपशिष्ट, खनन गतिविधियों से उत्पन्न मिट्टी, पत्थर, धातु अवशेष आदि। खनन गतिविधियों से क्या है, उत्पन्न मिट्टी, पत्थर, धातु अवशेष आदि। सीवेज स्लज अपशिष्ट, उदाहरण सीवेज उपचार संयंत्रों से उत्पन्न कीचड़ और अवशेष आदि। ये क्या है, सीवेज स्लज अपशिष्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें कचरा क्या है, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। इसका क्या अच्छे तरीके से क्या है, प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अस्पतालों से उत्पन्न चिकित्सा अपशिष्ट, घरों, कार्यालयों और बाजारों से उत्पन्न नगरपालिकीय ठोस अपशिष्ट तथा पार्कों, उद्योगों और बाग बगीचों से उत्पन्न बागवानी अपशिष्ट, ये सभी मिलकर कुल मिलाकर अपशिष्ट उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। बताया जा रहा है कि कौन कौन कहाँ से अपशिष्ट उत्पन्न होता है और किसका योगदान होता है। तो ये क्या है, बताया गया है इसमें। शहरी ठोस अपशिष्ट मुख्य रूप से जैव अपघटनीय पदार्थों से बना होता है। जो शहरी ठोस अपशिष्ट है वो मुख्य रूप से जैव अपघटनीय पदार्थों से बना होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा इसका अपघटन किया जा सकता है। जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, चाय पत्तियाँ, अंडे के छिलके, मूंगफली के छिलके, सूखी पत्ती। इट मीन्स जो शहरी ठोस अपशिष्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपघटनीय पदार्थों से बना होता है। क्लियर। अजैव अपघटनीय अपशिष्ट यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पॉलीथीन की थैलियाँ, कबाड़ धातु, कांच की बोतलें जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठोस अपशिष्ट का निपटान कैसे करेंगे हम? ठोस अपशिष्ट का निपटान, तो ठोस अपशिष्ट का निपटान पहला है स्वच्छ लैंडफिल, यानी कि सैनिटरी लैंडफिल। एक जगह रहेगी, वहाँ पे क्या है, हम लैंडफिल करेंगे। अब लैंडफिल कैसे करेंगे वो प्रोसेस इसमें बताया गया है। ठोस अपशिष्ट का पृथ्वी सतह पर या उसकी ऊपरी परतों में पूर्ण रूप से निपटान किया जाता है। ऊपरी परतों में या फिर पृथ्वी की सतह पर क्या है, पूर्ण रूप से निपटान किया जाता है। कचरे को 0.3 से 0.6 मीटर की परतों में डालकर दबाया जाता है। परतें बनाई जाती है कचरे की 0.3 मीटर से 0.6 मीटर की परतें बनाई जाती है और दबाकर यानी कि कंपैक्ट किया जाता है। और दिन के कार्य के अंत में जब भरने की गहराई 1.5 मीटर तक पहुंच जाती है, जब वो परतों की भरने की गहराई 1.5 मीटर तक पहुंच जाती है, तो उस पर लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत डाल दी जाती है। हम क्या करते हैं, 0.3 से 0.6 यानी कि मान के चलो 0.5 मीटर की परतों में क्या है, कचरा दबाएंगे जितनी जगह है उसमें पूरे में,
और जब दिन के कार्य के अंत में जब 1.5 मीटर तक की वो परत पहुंच जाएगी तो उसके ऊपर क्या है, मिट्टी डाल करके उसे दबा देंगे। और जो ये परत है इसे क्या है, दबाया जाता है। ठीक है, दूसरी परत डालने से पहले कंपैक्शन बुलडोजर, ट्रक आदि द्वारा किया जाता है। अब जो दूसरी परत है, जैसे 1.5 मीटर की परत होगी, अब ये 1.5 मीटर की परत भी 2-3 परतों में आई है, जैसे कि 0.3 से 0.6 मीटर की परतें होगी, वो 2-3 परतें। अब जब दूसरी 1.5 मीटर की परत आएगी तो उससे पहले बुलडोजर या ट्रक द्वारा उसे और अच्छे से दबाया जाएगा। ठीक है, समय के साथ जैविक पदार्थों के विघटन के कारण भरा हुआ कचरा स्थिर हो जाता है। अब क्या होता है, जो कुछ टाइम के बाद जैविक पदार्थ का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा और कचरा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हाँ, वहां पे एक प्रॉब्लम आती है, वहां से मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है और आसपास में दुर्गंध फैल सकती है जब वो उसका क्या होगा, अपघटन होगा, यानी कि डिग्रेडेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या है, दिखाया गया है, ये क्या कर दिया गया है, दिखाया गया है कैसे इसका प्रबंधन किया गया है। दबाई हुई कचरे की परत यह है, ठीक है। इसमें यहाँ से क्या है, पाइप लगा दिया गया है, जो यहाँ से पानी रिस के आएगा वो क्या है, ग्राउंड वाटर में ना चला जाए। ठीक है, यहाँ पे अभेद्य अपारगम्य परत कंक्रीट या फिर HDPE लाइनर लगाया गया है। ये कारण क्या है कि जो पानी है रिस के नीचे ग्राउंड वाटर में ना चला जाए, क्योंकि ये जो लीचेट पानी इस कचरे के डिकम्पोजिशन से, यानी कि जो पन्नियाँ भी होगी उसके जो पानी आता है वो कैंसर का कारण बनता है। इसीलिए इसे क्या है, यहाँ पे कंक्रीट की पहले परत बनाई जाती है ताकि वो क्या है, ज़मीन में नीचे ना चले जाए। ज़मीन में जो पानी है, जैसे हैंडपम्प से हम निकालते हैं या फिर ट्यूबवेल से निकालते हैं, तो वो क्या है, उसमें क्या है, लीचेट चला जाएगा तो वो कैंसर का कारण बनेगा। ठीक है, दबाई हुई कचरे की परत है और फिर 0.3 से 0.6 कचरे की परत है और फिर मिट्टी है। ठीक है, 15 से 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या है, इसका प्रबंधन किया जाता है। और ये क्या है, एक स्वच्छ लैंडफिल की क्या है, जगह दिखाई गई है कि ये यहाँ पे क्या है, लैंडफिल की गई है, सारी की सारी क्या है, लैंडफिल है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने एक बार इसे इरेज कर दिया है। मैं लास्ट में इरेज कर देता हूँ, वो समझाने के लिए मुझे क्या है, उसमें मार्क करना होता है। चलते हैं आगे। अब देखो, स्वच्छ लैंडफिल के लाभ क्या है, भूमि, जल और वायु प्रदूषण को कम करता है, मक्खियों, मच्छरों, चूहों और दुर्गंध को नियंत्रित करता है, अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करता है। अपशिष्ट का क्या, वैज्ञानिक तरीके से क्या है, निपटान को क्या करता है, सुनिश्चित करता है और पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अपशिष्ट तो आप समझ गए होंगे ना, कचरा जो ये रहता है। ठीक है, वो जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ही आ गया इसमें, बस इसमें क्या है कि डायग्राम इधर को आ गया है और ये डायग्राम यहाँ पे है, जैसे दबाई हुई कचरे की परत। ठीक है, और ये ऊपर फिर मिट्टी डाल दी है। ये क्या है, लैंडफिल, स्वच्छ लैंडफिल स्थल दिखाया गया इसमें, और जो लिखा हुआ है वो सेम ही है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, लाभ। सरल और आर्थिक, कैसा है, सरल है और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है।
मतलब सारा के सारा कचरा एक साथ हम क्या कर सकते हैं, उसमें कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं उस तरीके से परतों में, 0.3 से 0.6 की परतों में। और फिर बाद में जब 1.5 मीटर की परत हो जाएगी उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उसके ऊपर पहले बुलडोजर या ट्रक को चलाएंगे, उसे दबाएंगे, फिर मिट्टी डालेंगे। आगे कोई अतिरिक्त निपटान नहीं करना पड़ता है। आगे क्या है, इसका कोई निपटान ही नहीं करना पड़ता, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पुराने खदान गड्ढों को आसानी से पुनः उपयोग के लिए प्राप्त किया जा सकता है। जो पुराना जो खदान के गड्ढे है उसको क्या है, आसानी से उपयुक्त किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है। हानि, कचरा डालने के लिए उपयुक्त स्थल हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। कचरा डालने के लिए क्या है, इस तरीके का स्थल हमेशा उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है। दूषित गैसों का निरंतर उत्पादन होता रहता है। जैसे मैंने बोला कि इससे क्या है, मीथेन गैस, इस तरीके की गैसें निकलती रहती है और दुर्गंध निकलती रहती है। ऑडर प्रॉब्लम, वो भी क्या हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ाती है। लैंडफिल में गैसें, लैंडफिल में गैसों की गति को लैंडफिल सिलेंटस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक सामान्यतः संघनित चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्या है, ऊपर चिकनी मिट्टी क्या है को क्या किया जाएगा, कंपैक्ट करेंगे, खूब दबाएंगे उससे। ठीक है, जिससे कि क्या है, वो गैसें नहीं निकलेंगी। आगे बढ़ते हैं। कंपोस्टिंग। ठीक है। और ये जो कंपोस्टिंग है, ये जैविक पदार्थों के लिए जैविक विधि है। कंपोस्टिंग पढ़ते इसमें, कचरे की कंपोस्टिंग ठोस अपशिष्ट के अपघटन की एक जैविक विधि है। कैसी विधि है कंपोस्टिंग? जैविक विधि है। यदि ठोस अपशिष्टों में जैविक पदार्थों को प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़ को छोड़कर अलग कर दिया जाए और उन्हें या तो वायवीय या एरोबिकली और अवायवीय एनएरोबिकली रूप से विघटित होने दिया जाए तो शेष अंतिम उत्पाद को कंपोस्ट या फिर ह्यूमस कहा जाता है। अगर इसको विघटित होने दिया जाए तो इससे क्या है, खाद या फिर ह्यूमस बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, कंपोस्ट या ह्यूमस कहा जाता है। अब देखो, ये जो कचरा होगा, जैविक कचरा, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है, तोड़ा जाएगा। ठीक है, तोड़ा जाएगा तो कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको तोड़ने के लिए, उसे बोलते हैं वायवीय। और ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसे बोलते हैं अवायवीय। तो दो तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या है, इस कचरे का अपघटन करते हैं। अब अगर जमीन के नीचे कुछ पत्तियां या फिर कुछ जो जैविक कचरा है वो दफना दिया जाए तो उसका जो अपघटन करेंगे, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो वो अवायवीय सूक्ष्म जीव के द्वारा की जाएगी। मतलब जो अवायवीय विधि द्वारा अपघटन करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन किया जाएगा। जैविक ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण तथा बैक्टीरिया द्वारा उसके रूपांतर की पूरी प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। जैविक ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण तथा बैक्टीरिया द्वारा उसकी रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। पहले तो जैविक ठोस को क्या कर दिया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया, और फिर उसका बैक्टीरिया द्वारा रूपांतरण यानी कि उसको बदल देना किसमें, खाद में, उसे क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे कंपोस्ट के लाभ है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करता है, और अगर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होगा तो हमारा भूजल भी स्वच्छ होगा और मृदा प्रदूषण भी कम होगा। पर्यावरण के लिए सुरक्षित एवं प्राकृतिक उपाय है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय है या फिर सुरक्षित है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात,
बैक्टीरिया अपने कोशिका संरचना के निर्माण के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जो बैक्टीरिया अपनी कोशिका संरचना का निर्माण के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और भोजन के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं। सर्वोत्तम पाचन अपघटन के लिए, ठीक है, सर्वोत्तम पाचन अपघटन के लिए जो बैक्टीरिया है अपघटन के लिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है सर्वोत्तम पाचन यानी कि अपघटन के लिए बैक्टीरिया के पास कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। यह ध्यान रखना है। ये क्या है? ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया, जैविक कचरे का पृथक्करण मतलब अलग करेंगे पहले तो हम जैविक कचरे को, और फिर बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थों का विघटन, बैक्टीरिया के द्वारा इसका विघटन होगा, और फिर है कंपोस्ट या ह्यूमस का निर्माण जो कि हम खेतों में भी फसलों के उत्पादन में कर सकते हैं या फिर फल फ्रूट के जो बाग बगीचे होते हैं उसमें भी हम पौधों के लिए इस कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। भारत में अपचयन 2 विधियों से किया जाता है। एक है इंदौर विधि और एक है बेंगलुरु। इंदौर विधि इंदौर में विकसित की गई और बेंगलुरु विधि बेंगलोर में विकसित की गई है। ठीक है, अब इंदौर विधि जो है इंडोर मेथड है, इसमें अपचयन के लिए वायवीय यानी कि एरोबिक जो वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा? अपघटन करेगा। इसमें अपघटन के लिए वायवीय स्थितियों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या है? ऐसे सूक्ष्म जीव रहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है? इसका अपघटन करेंगे। इस विधि में मिश्रण को परतों में रखकर ढेर बनाया जाता है और वायवीय अपघटन सुनिश्चित करने के लिए उन परतों को लगातार पलटा जाता है। क्या करेंगे? इसे 2 से 3 माह तक रखा जाता है। यहाँ पे देखो जैसे कि परतों में बनाया है, ठीक है, और वायवीय अपघटन के लिए इसे पलटा जाएगा ताकि क्या है? परत क्या है? नीचे वाली ऊपर आए और उसमें ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, परतों को मिश्रण को परतों में रखा जाता है और जब ऑक्सीजन मिलेगी फिर वापसी नीचे तो ऑक्सीजन क्या इसमें मिलती रहे। ठीक है, वायवीय विधि है कौन सी? इंडोर विधि। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु विधि, इस विधि में मिट्टी की खुदाई की जाती है और अपशिष्ट को उस खाई या फिर गड्ढे में डाला जाता है और ऊपर से क्या है? मिट्टी की परत वापसी बिछा दी जाती है। कितनी? 15 सेंटीमीटर परत अपशिष्ट है ये। ठीक है, और मिट्टी की खुदाई कर दी थी और यहाँ पे क्या है? वायु नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने अभी तक भी इसको क्या है डिस्कस किया था, बताया था। तो ये क्या वायवीय यानी कि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन है। फिर खाई के ऊपर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत डाल दी जाती है ताकि वायवीय एनएरोबिक स्थितियां बनी रहें। खाई की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? कम से कम गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर। इस प्रक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होगी क्योंकि क्या? इसके अंदर मीथेन गैस बनेगी जिससे मक्खियां और मच्छर नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर इसमें मक्खियां और मच्छर क्या है? नष्ट हो जाएंगे क्योंकि ऊष्मा ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है। यह विधि व्यापक रूप से अपनाई जाती है। यह विधि क्या है? व्यापक रूप से अपनाई जाती है। अब देखो ग्राइंडिंग मशीन, इसको छोटे टुकड़ों में, श्रेडिंग कटिंग यानी कि इसको काट रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। ये क्या है? वेस्ट के मैनेजमेंट के जो तरीके हैं। ठीक है, अपशिष्ट के मैनेजमेंट के तरीके। पल्पराइजेशन और श्रेडिंग, अपशिष्ट को पल्पराइज किया जाता है यानी ग्राइंडिंग मशीनों में पीसकर इसके आयतन को कम किया जाता है। इसका जो आयतन है, जो आयतन मतलब आयतन कम करना मतलब जो 3 पॉली बैग की जगह ले रहे थे उसको 1 पॉली बैग में रखा जा सके, इस तरीके से आयतन को कम किया जाता है। इसके बाद इसे आगे
वायवीय या अवायवीय तरीके से निपटाया जाता है। इसको आगे क्या है, वायवीय और अवायवीय यानी कि एरोबिक या एनाएरोबिक, या तो फिर जो मिट्टी की सतह है, पृथ्वी की सतह, उसके ऊपर परतों में रखा जाएगा और उसको पलटा जाएगा, पलटते रहेंगे हम कुछ टाइम पीरियड के बाद, या फिर हम क्या है जो मैंने बताया कि गड्ढा खोद करके उसके नीचे दफनाएंगे, ठीक है। और मिनिमम डेप्थ यानी कि गहराई गड्ढे की कितनी रहेगी, 1.5 मीटर। अपशिष्ट को कटिंग मशीनों में पीसकर शोडेड करके इसका आयतन को कम किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दहन और पायरोलिसिस। दहन, इंसिनरेशन। दहन का अर्थ है ठोस अपशिष्ट को एक अच्छी तरह डिजाइन किए गए भट्टी में जलाना। क्या करेंगे हम, डिजाइन किए गए भट्टी में जला देंगे। यह ठोस अपशिष्ट के उपचार की सर्वोत्तम विधि है। कैसी है, सर्वोत्तम विधि है। अब क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से भट्टी में जलाया जा रहा है, ठीक है, डिजाइन की गई भट्टी। अब यहाँ से जो गैस निकल रही है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या है इस गैस से, ताकि पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कण पदार्थ बाहर ना जाए और हानिकारक गैस बाहर ना जाए, मतलब कम से कम किया जाए। ऑक्सीजन और ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। क्या की जाती है, ऑक्सीजन और ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है ताकि जैविक पदार्थ सीमित समय में अपघटित होकर जल जाएं। इसमें क्या है, ऑक्सीजन और ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। एक तो ऑक्सीजन रहनी चाहिए और ऊष्मा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी पायरोलिसिस किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। दहन जो जलाते हैं, इंसिनरेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। पायरोलिसिस अनुपस्थिति में होता है। इससे कोई दुर्गंध या धूल नहीं उत्पन्न होती है। इससे क्या है, धूल या दुर्गंध उत्पन्न नहीं होती है। यह अत्यधिक महंगी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें क्या, ऊष्मा और ऊष्मा की आपूर्ति करने के लिए क्या है, ईंधन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का अर्थ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ठोस अपशिष्ट को जलाना। देखो जैसे ये अपशिष्ट ठोस कचरा इसमें डालेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन रहित गैस निकलेगी, तेल है और चार या राख यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे विनाशकारी आसवन भी कहा जाता है। पायरोलिसिस एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जबकि दहन एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा का अवशोषण करती है और ये एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा का उत्सर्जित करती है यानी निष्कासित करती है। यह छवि से निकला गया पार्ट दिया गया है, सामने ये डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। क्या है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन। क्या वेस्ट मैनेजमेंट की ये भी एक विधि है। प्लाज्मा मुख्य रूप से एक विद्युत रूप से आवेशित या अत्यधिक आयनित गैस है। कैसी है, विद्युत रूप से आवेशित या आयनित गैस है प्लाज्मा। गैसिफिकेशन क्षेत्र कितना है, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर है और प्लाज्मा टॉर्च पे 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, सिंगेस, ठीक है। यहाँ से अपशिष्ट डालें। अब देखो, बिजली प्लाज्मा का एक प्रकार है जो 12,600 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान उत्पन्न करती है। क्या करती है, 12,600 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान उत्पन्न करती है। इस विधि में अवशिष्ट निपटान के लिए प्लाज्मा टॉर्च क्या करती है, 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कार्य करते हैं और 3,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गैसिफिकेशन क्षेत्र बनाते हैं।
जो ठोस तरल अपशिष्ट को सिंगेस में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? सिंगेस में परिवर्तित करते हैं ठोस तरल अपशिष्ट को। तीव्र गर्मी के कारण अपशिष्ट के अणु बंध टूट जाते हैं। अत्यधिक गर्मी है, तीव्र तेजी से आने वाली गर्मी के कारण क्या है? अपशिष्ट के अणु बंध टूट जाते हैं। अपशिष्ट क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा या अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। जिससे क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा बनती है या फिर अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। अब देखो अपशिष्ट से ऊर्जा कैसे बनाएंगे? रिकवर एनर्जी। अब देखो गैर पुनर्चक्रणीय नॉन रिसाइकेबल अपशिष्ट को उपयोगी ऊष्मा, बिजली या ईंधन में परिवर्तित करता है। नॉन रिसाइकेबल अपशिष्ट को, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को ऊष्मा जो है वो बिजली या ईंधन में परिवर्तित करता है। ठीक है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का ऊर्जा के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। जो ये दोबारा से उपयोग नहीं किया जाता है, इसका क्या है? ऊष्मा के द्वारा बिजली या ईंधन बनाने में काम किया जाता है। ठीक है, क्या बन सकता है? ऊष्मा, बिजली या ईंधन में परिवर्तित हो सकता है। क्या ये गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, जैसे कि ऊष्मा बन रही है, बिजली बन रही है, हीट बन रही है, ईंधन बन रहा है, सॉरी फ्यूल। अब जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता को कम करके कार्बन उत्सर्जन को घटाने में मदद करता है। अब अगर जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता कम हो रही है, क्योंकि ये क्या बना रहा है? गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट क्या बना रहा है? ऊष्मा, बिजली और ईंधन। अगर ईंधन बना रहा है तो जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता में कम पड़ेगी, और जिससे कि क्या है? कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। हमारे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इसे वेस्ट टू एनर्जी WTE कहा जाता है। इस विधि से ऊष्मा या बिजली के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पुनः प्राप्ति, रिकवरी, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी, त्यागी गई वस्तु से उपयोगी सामग्री निकालना या पुनः उपयोग करना क्या कहलाता है? रिकवरी। पुनर्चक्रण, अपशिष्ट को नए उत्पादों में बदलना, जिससे कच्चे माल की खपत और ऊर्जा उपयोग कम हो। अब देखो ये क्या था? पुनर्चक्रण मतलब पुनः प्राप्ति, त्यागी गई वस्तु से उपयोगी सामग्री निकालना या पुनः उपयोग करना। जो त्यागी गई वस्तु है उसका पुनः उपयोग करना क्या कहलाता है? पुनः प्राप्ति। और पुनर्चक्रण, अपशिष्ट को नए उत्पादों में बदलना, मतलब उसका पुनः से चक्रण कर दिया हमने, नए उत्पाद बना दिया है, जिससे कच्चे माल की खपत कम होगी और ऊर्जा उपयोग कम होता है। जैसे कि लोहे से बनी हुई कुछ वस्तु या औजार टूट गया है, तो उससे दोबारा से उसका पुनर्चक्रण करके हम उससे दोबारा से कोई सा दूसरा औजार या वस्तु बन सकते हैं, जिससे कि लोहे का जो कच्चा माल है उसकी जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी जो खपत है वो कम होगी। यह कमी करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R। कमी करना, दोबारा प्रयोग करना और पुनः चक्रण यानी करना। ठीक है, पुनः चक्रण करना। यह लैंडफिल प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। ये क्या कम करता है? लैंडफिल प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, जो कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, जैसे कांच के लिए अलग अलग डस्टबिन है, कागज के लिए अलग है, प्लास्टिक के लिए अलग है और धातु के लिए अलग है, ताकि क्या है?
इसका मैनेजमेंट किया जा सके, और जो इसमें से रीयूजेबल है, जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं और जिसका हम दोबारा से पुनर्चक्रण कर सकते हैं, वो आसान हो जाए। वो क्या है? आसान हो जाए। और जिससे क्या है, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा और हमारे स्वास्थ्य पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लास्ट है आज की क्लास का, जो लास्ट हेडिंग है, बचाव अपशिष्ट न्यूनीकरण। मतलब हम कैसे बचाव करें और अपशिष्ट वेस्ट को कैसे कम करें। सबसे आसानी से अपनाई जाने वाली विधि स्रोतों पर अपशिष्ट उत्पन्न होने को कम करना। हमेशा जहां से अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है ना, वहीं से क्या है, अपशिष्ट को के उत्पन्न होने को क्या है, कम करना। पुनः उपयोग, रीयूज, मरम्मत, रिपेयर और डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग से बचने से प्राप्त होता है। इसमें सेकेंड हैंड वस्तुओं का उपयोग और बेहतर उत्पाद डिजाइन शामिल है। पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग प्रभावी तकनीकें हैं। देखो, पुनः उपयोग करें, मरम्मत करें, डिस्पोजेबल से बचे, जो हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, उससे बचना है, ताकि क्या है, वेस्ट कम प्रोड्यूस हो। और पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग करें। ये जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो सारा के सारा यहाँ पे इजीली समझने लायक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ आया होगा आपको। और लाइक करना ना भूले, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और कैसी क्लास थी आप आज की, तो इसमें कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।